बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है, और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास, आइए जानते हैं। दर्शकों, आज खबरों की शुरुआत करूंगा। युद्ध के क्षेत्र में इस समय ईरान, अमेरिका और इजराइल तो सामने आ रहे थे, लेकिन अब समंदर में, मैंने आपको पहले दिन बताया था कि जंग समंदर में होगी, और वही हो रहा है। हॉर्मूज में अब जंग चीन वर्सेस अमेरिका हो गई है दर्शकों, और ये जंग बड़ी खतरनाक होगी। दिखाता हूं मैं आपको पहली तस्वीर, ये देखिए। ये एआई से हम बना के आपको दिखा रहे हैं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप देखते रहे और चीन अपना जहाज लेकर उड़ गया। सुनिए जरा। You are passing through a restrict. This is the American Navy. You are passing through a restrict zone. This is your last warning. Stop, otherwise we will attack. This is the American Navy. You are passing through a restrict zone. This is your last warning. Stop, otherwise. ट्रंप कहते रहे कि ये आखिरी वार्निंग है, लेकिन क्या हुआ? जिनपिंग की ट्रंप को वार्निंग सामने आई और रास्ता रोकता रहा यूएस का बेड़ा, और चीन वहां से निकल गया। This is the American Navy. You are passing through a restrict zone. This is your last warning. Stop, otherwise we will attack. दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, यहां ट्रंप रोकते रहे और इधर चीन मजाक उड़ा रहा है डोनाल्ड ट्रंप का, और उनको सनकी बता रहा है। देख रहे हैं आप, बाकायदा समंदर में वो क्या आवाज लगा रहे हैं ये भी बताया है, और ये कार्टून बना के चीन ने बता दिया कि वो अमेरिका को रोकने के लिए तैयार है। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए। समंदर में इस वक्त अमेरिका भी कह रहा है कि समंदर के बादशाह तो हम हैं। दिखाइए जरा तस्वीर। GC fast attack boats move in to intercept the 2 US destroyers. Increase speed. The destroyer Frank Peterson initially attempts to continue its course, but quickly detects cruise missile radar lock and is forced to stop. ईरान से मार, फिर समंदर में टोल। ट्रंप पर अब जिनपिंग का अटैक। ऐसा लगता है कि ट्रंप के गॉड बनने के दिन लद गए, क्योंकि हॉर्मूज में चीन और अमेरिका की जंग छिड़ गई है। ट्रंप के टोल को तोड़कर जिनपिंग ने बता दिया, ड्रैगन ना अमेरिका से डरता है, ना उनकी नाकेबंदी से। डरे भी क्यों? जो ईरान से नहीं जीता उसका खौफ भला क्यों करें? Takes flight. Commander, a drone is heading straight toward us. The Shahed's flight is mesmerizing, but this may not be the good moment to watch Holy it. crap! Shahed! Run! As the ships insist on continuing their course, a final warning is issued. ट्रंप रुको रुको चिल्लाते रहे, जिनपिंग ने एक ना सुनी तो पेंटागन ने नया दांव चल दिया और इंडोनेशिया के बहाने चीन को उसके दरवाजे पर घेर लिया। We are announcing today that our two countries are elevating our security partnership to a major defense cooperation partnership. यानी वर्ल्ड वॉर से पहले शतरंज की चालें तेज हो गई हैं, जाल बिछाए जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, बस जंग का औपचारिक ऐलान बाकी है। दर्शकों, ये दुनिया को खतरे में ले जाने जैसा होगा। अगर अमेरिका और चीन समंदर में सामने आते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि युद्ध और ज्यादा भीषण होगा।
अब समंदर में आज हुआ क्या, समझिए इसे। हॉर्मूज में ट्रंप की नाकेबंदी 24 घंटे में टूट गई। चीन ने अमेरिकी घेराबंदी को मानने से इनकार कर दिया और चीनी टैंकर रिच स्टारली, देख रहे हैं आप कैसे जाता है, घेराबंदी के बावजूद हॉर्मूज से गुजर गया। शिप ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक नाकेबंदी के बाद यह पहला मूवमेंट है दर्शक। जैसे ही चीनी टैंकर गुजरा, यूएस नेवी ने पीछे हटने की उसे वार्निंग दी, लेकिन वार्निंग के बावजूद चीनी जहाज नाकेबंदी पार कर गया, जिसके बाद हॉर्मूज पर चीन और अमेरिका में जबरदस्त ठन गई है दर्शकों। चीन ने ट्रंप को जवाब दिया है कि हमारे जहाज किसी दबाव में आने वाले नहीं है। सुन लें, चीन का ईरान से समझौता है और किसी तीसरे देश यानी अमेरिका का दखल मंजूर नहीं होगा। वहीं जिनपिंग ने अमेरिका पर तंज कसते हुए बड़ा संकेत दिया। जिनपिंग ने कहा, विश्व व्यवस्था अव्यवस्था में तब्दील हो रही है और चीन ने अमेरिकी आरोपों और धमकियों पर भी पलटवार किया दर्शकों। चीन ने कहा, अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है तो चीन भी जवाब देगा, टैरिफ लगाएगा। और खबर तो यह है, आपको बता रहा हूं, चीन और रूस के कुछ युद्धपोत हॉर्मूज की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी ट्रंप की नाकेबंदी के खिलाफ पुतिन और जिनपिंग की जवाबी तैयारी है। अगर हॉर्मूज में 3 बड़ी नौसेनाएं आमने सामने आ गई तो यह बहुत बड़ी जंग होगी दर्शकों। और मैं आपको बता रहा हूं, अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खुला नहीं है, इसलिए इस जंग की आशंका बढ़ गई है। एक्सपर्ट सुनिए क्या कहते हैं। देखिए, जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये ब्लॉकेड का जो है अनाउंस किया था, उसी वक्त जो चीन के एडमिरल डोंग जुन, जो कि उनके रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने खड़ी चेतावनी दी अमेरिका को कि हमारे ईरान के साथ बहुत पुराने संबंध हैं, एग्रीमेंट्स हैं और हम उनको फॉलो करेंगे। हमारे जहाज खाड़ी हॉर्मूज में आते जाते रहेंगे। मतलब वो कह रहे हैं, लड़ना है तो लड़ लो साहब, बहुत नाटक हो गया तुम्हारा। वहां से जो हौतीस कह रहे हैं, हम साहब रेड सी को भी बंद कर देंगे। 22% दुनिया का तेल एनर्जी आती है गल्फ ऑफ हॉर्मूज, वो अमेरिका और ईरान दोनों ने मिलकर बंद कर दिया है। अब जो हौतीस हैं, जो 12% आता है रेड सी सुएज कैनाल से, उसको भी बंद कर देंगे साहब। 32% तेल दुनिया का खलास। ये साहब पागलपने का दौर और बहुत खतरनाक हो रहा है। ये अब दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेल रहे हैं। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, दोनों देश ताकतवर हैं और इनकी ताकत दुनिया जानती है। इनकी ताकत इतनी ज्यादा है कि कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन यूएस नेवी की हुंकार आज बता रही है कि वो चीन को ऐसे छोड़ने वाली नहीं है। सुनिए जरा। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं, इधर अमेरिका की तैयारी है, देख रहे हैं आप, और इधर चीन की तैयारी है। चीन भी पीछे नहीं हट रहा है। दिखाइए जरा दोनों की तैयारी, फुल फ्रेम दिखाइए। यानी ड्रैगन और ईगल्स आमने सामने आने वाले हैं, लेकिन सैनिकों की संख्या में तो चीन आगे है। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए। लेकिन अमेरिका के पास लड़ाकू विमान है 850, तो इधर चीन बहुत आगे बढ़ चुका है दर्शक, यानी ये जंग आसान नहीं होगी। अगली तस्वीर दिखाइए, इधर जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप, यानी चाइना और अमेरिका, किसमें कितना है दम दर्शक बताइए, सोचिए जरा, क्योंकि ये दोनों देश बहुत ताकतवर है और इनकी ताकत ऐसी है कि एक दूसरे के सामने अगर ये आते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि समंदर में यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में भयंकर तबाही आने वाली है। और इसलिए इनकी ताकत मैं आपको दिखा रहा हूं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप यानी ईगल और दूसरी तरफ चीन यानी कि ड्रैगन। दोनों का रक्षा बजट अगर देखा जाए तो यहां अमेरिका भारी पड़ता है, 900 से ज्यादा, 900 प्लस अरब, सोचिए इतना बड़ा रक्षा बजट, और यहां 270 अरब है दर्शकों। इसके बाद आपको दिखाते हैं, रक्षा बजट के बाद आते हैं सैनिक।
सैनिकों के मामले में चीन यहां हावी है। 20 लाख से ज्यादा सैनिकों की संख्या है और अमेरिका 13 लाख से ज्यादा संख्या के साथ है, लेकिन सैनिक इनके भी ताकतवर है। जंगी बेड़ा जो युद्धपोत है दर्शकों, अमेरिका के पास 470 है और कई जगह पर वो अपनी ताकत दिखा चुके हैं, लेकिन चीन के युद्धपोत भी कम नहीं है। 730 से ज्यादा युद्धपोत हैं और चीन लगातार मदद भी कर रहा है। लेकिन वायु सेना के मामले में डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका बहुत आगे हैं दर्शकों, और इतने आगे हैं कि चीन उनसे बहुत पीछे दिखता है। नंबर्स आपके सामने 13,200 और इधर हैं 3300, यानी दोनों के बीच में हवाई युद्ध में अमेरिका का पलड़ा भारी रहेगा। इसके बाद बात आती है परमाणु की, न्यूक्लियर वॉर की। डोनाल्ड ट्रंप के पास हैं 5,000 से ज्यादा परमाणु बम और अमेरिका लगातार परमाणु की ताकत दुनिया को दिखाता रहा है। चीन भी परमाणु शक्ति है, 500 से ज्यादा परमाणु बम चीन के पास भी हैं, लेकिन दोनों के बीच में अगर युद्ध हुआ तो न्यूक्लियर वॉर भी हो सकता है। लेकिन दुनिया में प्रभुत्व किसका कितना है दर्शकों? अलग अलग देशों में अमेरिकी बेसेस की संख्या है 750। 750 जगह पर अमेरिका के बेस है और यहां चीन का सिर्फ एक जगह पर बेस है, वो है जिबूती में। ये पूर्वी अफ्रीका का देश है दर्शकों, जहां पर चीन ने अपना बेस बनाया है। तो ये इनकी ताकत मैंने आपको दिखाई और इसलिए कहा जा रहा है दोनों ताकतवर हैं, लड़ाई बहुत भीषण होगी। सुनिए एक्सपर्ट क्या कहते हैं। ब्लॉकेड का जो मेन पर्पस है वो ये है कि ईरान के अंदर जो सप्लाई जा रही है उसको रोका जाए। अभी इसमें दिलचस्प सिचुएशन ये है कि अगर चाइना के जहाज़ों को रोका जाता है, दो चाइना इज़ द बिगेस्ट नेवी, बट वो उनकी जो नेवल पावर है यूएसए की, उसके सामने वो नहीं टिक सकते हैं। यूएसए के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और मिसाइल्स की इनके पास कोई कमी नहीं है। तो चाइना इस समय उस सिचुएशन में नहीं है कि वो एक युद्ध कर सके, नेवल वॉरफेयर टू बिगिन विद यूएसए। तो चाइना अपनी कहीं डिप्लोमेटिक मूव करेगा, वो अवॉइड करेगा कि सिचुएशन जो है उसके एक हाथ के ऊपर ना जाए। और अगर ये हो जाता है, अगर नेवल वॉर शुरू हो जाता है सी के अंदर में, अरेबियन सी या गल्फ ऑफ ओमान के अंदर, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती बनेगी और शायद हम फिर एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ रुख भी कर सकते हैं। अब दर्शकों समझिए जरा इसे, अगर यूएस आर्मी समंदर में ईरान का मुकाबला करना चाहती है, चीन का मुकाबला करना चाहती है, क्या वो तैयार है? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि यूएस को हूती विद्रोहियों का खौफ है। अभी आपने सुना ना मेजर जनरल जीडी बख्शी क्या कह रहे थे, वही है दर्शकों। लाल सागर में यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश आ नहीं पाया, इसे और बड़ा रास्ता लेना पड़ा दर्शकों आने के। लेकिन दर्शकों जब अमेरिका के ये हाल हैं तो दुनिया पूछ रही है हॉर्मुज का किंग कौन है, क्योंकि ईरान तो बैठा हुआ है। क्या अमेरिका रोक पाएगा? क्योंकि अब ईरान के साथ चीन भी आ गया है और अब दावा किया जा रहा है समंदर के सिकंदर पर। अब मैंने आपको दो तस्वीर दिखाई दर्शकों, एक जिसमें अमेरिकी शिप को अलग रास्ता लेना पड़ा और दूसरा समंदर का किंग कौन। आइए जरा आपको बताता हूं इनके बारे में। ट्रंप जिस हॉर्मुज पर कब्जा करना चाहते हैं वहां नाकेबंदी संभव ही नहीं है दर्शकों। नाकेबंदी के लिए नेवी की मौजूदगी और एयर कवर से निगरानी बहुत अनिवार्य है, लेकिन IRGC के डर से यूएस नेवी हॉर्मुज से दूर खड़ी हुई है। देख रहे हैं आप, यू टर्न ले रहा है ये जहाज, यहां से मिसाइल आती है और अमेरिका का जहाज भाग जाता है। यानी हॉर्मुज में घुसे तो IRGC हमला करेगी और नहीं घुसे तो नाकेबंदी फेल। हॉर्मुज की चौड़ाई मात्र 33 किलोमीटर है दर्शकों। बेहद सक्रिय शिपिंग लेन है ये और सक्रिय जलधारा में शिप ट्रैफिक नियंत्रण बेहद जटिल होता है, जोखिमपूर्ण होता है। यूएस नेवी नाकेबंदी के दौरान सिर्फ इंटरसेप्ट और चेतावनी ही दे सकती है, यानी किसी जहाज पर हमला करना यूएस नेवी के लिए मुश्किल होगा और अगर हमला हुआ तो चीन जैसे देश सीधे जवाबी हमला कर सकते हैं। हॉर्मुज क्षेत्र में ईरान की भौगोलिक पकड़ और लोकल फैक्टर भी काफी महत्वपूर्ण है। नाकेबंदी सफल करने के लिए माइनिंग, सबमरीन, एयर डोमिनेंस जरूरी होता है, जो कि ईरान तो आसानी से कर सकता है, लेकिन यूएस के लिए यह मुश्किल होगा दर्शकों, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड रूट पर ऐसा करना मुसीबत पैदा करेगा। यानी मल्टीनेशनल सपोर्ट के बिना
लंबी नाकेबंदी डोनाल्ड ट्रंप के लिए बनाए रखना कठिन है। गलती से नागरिक जहाज रोकने पर अंतर्राष्ट्रीय विवाद और कानूनी दबाव बढ़ेगा। वहीं युद्ध घोषित बिना नाकेबंदी करना खुद में अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है और इसलिए चेतावनी के बाद यूएस के लिए हर जहाज रोकना संभव नहीं है। और इसलिए अभी दर्शकों, हॉर्मूज में डोनाल्ड ट्रंप परेशान हो रहे हैं। उनका मूव अच्छा है, लेकिन वो कामयाब होंगे या नहीं, एक्सपर्ट से सुनिए। नाकेबंदी का मतलब है कि यदि आप किसी भी कंट्री के शिप को अटैक करते हैं जो ईरानियन शिप नहीं है, तो वो उस कंट्री के साथ डायरेक्टली एक्ट ऑफ वॉर होगा। तो मेरे ख्याल में इस सिचुएशन में अमेरिका नहीं चाहेगा, इवन चाइना भी नहीं चाहेगा कि इन दोनों की आपस में कोई कन्फ्रंटेशन हो। इसलिए जब उनके पास एक शिप आ रहा था जो ईरान के लिए बाउंड था, ईरान के लिए वो तेल लेके जा रहा था, इसलिए शायद उन्होंने उसको जाने दिया और उसको निकलने दिया। जहां तक कि नाकेबंदी का सवाल है, वो उन्होंने टाइम दिया था, टाइम आ गया है। अब नाकेबंदी को पूरा करने के लिए कुछ समय चाहिए होगा। मेरे ख्याल में 1 या 2 दिन का समय लगेगा और उसके बाद इस नाकेबंदी को पूरा माना जाएगा। अब दर्शकों, जब डोनाल्ड ट्रंप के पास, अमेरिका के पास कोई चारा नहीं बचा, उन्हें लगा कि ईरान और चाइना ताकतवर हो रहे हैं, तो उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया। दर्शकों, इंडोनेशिया के साथ यूएस की बहुत बड़ी डिफेंस डील हो गई है। युद्ध के बीच में यह डिफेंस डील बहुत अहम है दर्शकों। क्यों? आइए मैं आपको बताता हूं। क्योंकि चीन के दरवाजे पर जाकर बैठ गया है अमेरिका। समझिए इस पर रहिएगा। यह है दर्शकों मलक्का स्ट्रेट। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, यह स्ट्रेट ऑफ मलक्का। और दर्शकों आपको बताएं, ये इंडोनेशिया के नीचे से गुजरता है। यहां आप देख रहे हैं, ये इंडोनेशिया का मैप है, इसके ठीक ऊपर, और यहां से ही सबसे ज्यादा चीन व्यापार करता है। लेकिन यहां पर यूएस की मौजूदगी चीन के लिए मुश्किल रहेगी। और मैं आपको बताता हूं, अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। इसके लिए अभी भी तैयारी की जा रही है। और अब यहां पर सबसे बड़ा और सबसे अहम कारण है अमेरिका की चाल क्या वाकई कामयाब होने वाली है। क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में चीन दादागिरी दिखाता है, तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का में डोनाल्ड ट्रंप चीन को सबक सिखाने आ रहे हैं। ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का आप देख लीजिए दर्शकों। हॉर्मूज में हारते ट्रंप ने चीन के खिलाफ घातक दांव चला है। यूएस ने इंडोनेशिया के साथ डिफेंस डील कर चीन को घेरा है। अमेरिका ने इंडोनेशिया के साथ 3 डिफेंस डील की है। पहली डील सैन्य आधुनिकीकरण और क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और प्रोफेशनल मिलिट्री एजुकेशन। इसी के साथ तीसरी डील संयुक्त अभ्यास और ऑपरेशनल सहयोग। इस डील में इंडो पैसिफिक में अमेरिकी पहुंच बढ़ने वाली है। अब होगा क्या दर्शकों चीन के साथ, समझिए चीन को क्या खतरा है। इंडोनेशिया के बॉर्डर पर मलक्का जैसा ट्रेड रूट है और चीन का 80% तेल इसी मलक्का के रास्ते आता है। समझिए, यूएस मलक्का चेक पॉइंट पर दबाव बनाकर सप्लाई को रोकेगा और चीन दक्षिण चीन सागर के बाद यह यूएस की दूसरी समुद्री घेराबंदी होगी। यूएस की रणनीति चीन को उसके तटों तक सीमित करने की है और क्वाड जैसे संगठन इस चीनी घेराबंदी का जो रणनीति है उसका हिस्सा भी है। तो आप ये मानकर चलिए कि चीन को घेरने के लिए डोनाल्ड ट्रंप कोशिश में लगे हुए हैं। सुनिए जरा एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। यूएस का युद्ध ईरान से थमता नजर नहीं आ रहा और युद्ध के लिए यूएस ऑलरेडी एक नए युद्ध की तैयारी कर रहा है और मुझे लगता है वो तैयारी होगी एक तरीके से चाइना के खिलाफ, क्योंकि जिस तरीके से यूएस ने एक नया सो कॉल्ड अलायंस इंडोनेशिया के साथ लगाया है, इंडोनेशिया के साथ लगाने का सीधे सीधे मतलब होता है कि शायद मलक्का जो स्ट्रेट है उसको आप डोमिनेट कर लें। और मलक्का एक वो स्ट्रेट है जहाँ पर हॉर्मूज से ज़्यादा ऑयल पास होता है और स्पेसिफिकली चाइना की बात करें तो 80% जो चाइना का ऑयल है वो मलक्का स्ट्रेट से ज़रूर गुजरता है। सो चाइना के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन हो सकती है अगर किसी भी तरह से उसका ब्लॉकेड किया जाए। यस, चाइना के खिलाफ यूएस अपनी कोशिशें जारी रखा है, अपनी जो स्ट्रेटजिक काउंटरिंग है, थ्रेटनिंग है, वो ज़्यादा करता चला जा रहा है। मैं तो इवन ये भी कहूँगा कि क्वाड जैसी जो चीज़ें उसने बनाई है यूएस ने इंडिया के साथ मिलकर, वो भी शायद कहीं ना कहीं चाइना को काउंटर करती हैं। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं इस समय की सबसे बड़ी खबर। इतना हंगामा समंदर में मचा है, चीन और यूएस सामने आ रहे हैं और इधर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बीच पीएम मोदी को फोन लगा दिया। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं दर्शकों, बहुत कुछ घटने वाला है, आप ये मानकर चलिए। अब समीकरण बदल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन लगाया। इसके बारे में जानकारी कौन दे रहा है दिखाता हूं, अगली तस्वीर दिखाइए। सर्जियो गोर ने क्या कहा है,
वो लिखते हैं वेरी पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव कॉल, स्टे ट्यून। सोचिए आप सकारात्मकता का संदेश दे रहे हैं और क्या आगे बदलने वाला है युद्ध में बहुत कुछ, क्योंकि स्टे ट्यून लिखा है। तो क्या होने वाला है, दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई है, आइए मैं आपको बताता हूं। इस समय दर्शकों तनाव चल रहा है, दुनिया देख रही है। तनाव के बीच भारत अपनी रणनीति मजबूत कर रहा है। इसी के चलते डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन लगाया, लंबी बातचीत हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने दर्शकों बता रहा हूं, सुनिए, पीएम मोदी से फोन पर 40 मिनट तक बातचीत की है। दोनों के बीच में यह बातचीत 40 मिनट रही। बातचीत में मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई है और ईरान वॉर के बाद यह दूसरी दोनों नेताओं के बीच बातचीत है। दर्शकों सोचिए आप, अगर इस बातचीत में बहुत सकारात्मकता रहेगी तो आने वाले समय में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं दर्शकों। और अगर यह बातचीत हो रही है तो आप ये मानकर चलिए कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि इस समय डोनाल्ड ट्रंप अपनी रणनीति बना रहे हैं और उनकी एक रणनीति है ईरान के अंदर जाने की। खलीफा की ढाल इधर जिनपिंग बने हुए हैं समंदर में, लेकिन क्या अब समंदर के बाद जमीन में भी चीन उतरेगा, क्योंकि अमेरिका तैयारी कर रहा है। दिखाइए पहली तस्वीर, ये आप देखिए, इधर अमेरिकी बेस पर ईरान का प्रॉक्सी संगठन है हिजबुल्ला, दावा किया जा रहा है कि उसने हमला किया। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। अब सोचिए समीकरण कैसे बदल रहे हैं। इधर जो कभी नहीं हुआ दर्शक, ईरान और हिजबुल्ला यानी लेबनान की बातचीत हो रही है। कहां पर? वॉशिंगटन में हो रही है। और यह बातचीत क्या होगी, कैसी होगी, इसी पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। इधर तनाव चल रहा है और इधर शांति वार्ता भी चल रही है। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे, यहां आप देखिए। इधर हिजबुल्ला के सचिव ने कह दिया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इजराइल से बातचीत नहीं करनी चाहिए। सुनिए जरा। मैं लेबनान से आग्रह करता हूं कि वॉशिंगटन में होने वाली इजराइल के साथ निर्धारित सीधी वार्ता से पीछे हट जाए। हम इजरायली सत्ता के साथ बातचीत से इनकार करते हैं। ये बातचीत बेतुकी है। अब दर्शकों में एक और तस्वीर दिखाता हूं, ये आप देख रहे हैं, इधर तनाव चल रहा है। मुस्तफा खामने यानी ईरान को लेकर जमीनी युद्ध जरूरी है। ये किसने कहा दर्शकों? यूएई ने। सऊदी, यूएई ये देश हैं जो चाहते हैं ईरान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देखिए किस कार्रवाई की ओर इशारा करते हैं। 2003 में 13 दिसंबर इराक में सद्दाम को उठाया था, देख रहे हैं आप, ये अमेरिका की कार्रवाई। कुछ इसी तरह की कार्रवाई वो मुस्तफा के खिलाफ चाहते हैं। ये सद्दाम को जैसे पकड़ा वैसे मुस्तफा को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन रूस ने कह दिया है कि हमारे चेचन लड़ाके मैदान में आएंगे अगर अमेरिका सेना उतारेगा तो। हॉर्मुज नाकेबंदी के बाद दुनिया में खलबली मची है। सऊदी अब ईरान पर जमीनी लड़ाई लड़ने के लिए अमेरिका को उकसा रहा है, तो रूस अमेरिका को मैदान में उतरने से पहले 100 बार सोचने की नसीहत देता है। इन सब के बीच चीन ने अमेरिका और ईरान को शांति का प्रस्ताव फिर दिया। साथ ही जिनपिंग ने ट्रंप को अपनी दादागिरी पर ब्रेक लगाने तक की बात कह दी। 从来没有欺负、压迫、奴役过其他国家人民，过去没有，现在没有。 ट्रंप की नजर ईरानी यूरेनियम पर है, लेकिन पुतिन इसमें नए बाधक बनकर उभरे हैं। रूस ने खलीफा को यूरेनियम के बदले सुरक्षा का भरोसा वाला प्लान बताया। तनातनी के बीच तानाशाह किम जोंग की एंट्री हुई। उन्होंने शांति दूत बनने की ख्वाहिश जताई। पीस प्लान और डील के बीच दुनिया में गैस तेल संकट गहरा रहा है, इसलिए अब पीएनजी और इंडक्शन शिफ्टिंग पर भारत का फोकस है। लेकिन दर्शकों, जमीनी युद्ध की बात की जा रही है और अगर ये हुआ
तो किसी की भी जीत हो सकती है। ये 2003 जैसा नहीं होगा जैसा सद्दाम के साथ हुआ, ये पुतिन कह रहे हैं। सऊदी अरब अब ईरान में जमीनी लड़ाई चाहता है। खामनेई शासन का खात्मा सऊदी शाही परिवार चाहता है और इजरायली मीडिया N12 को लेकर बड़े दावे करती है। आपको बताएं, दावे के मुताबिक लिमिटेड मिलिट्री एक्शन से कुछ नहीं होगा। अब सद्दाम हुसैन वाली कहानी दोहराने का वक्त आ चुका है। रॉयल फैमिली चाहती है कि 2003 की तरह ऑपरेशन किया जाए और जो सलूक सद्दाम हुसैन का हुआ वैसा ही मुस्तफा के साथ। जमीनी लड़ाई के दावे पर रूस की ओर से बड़ा बयान आया। दर्शकों, रूस ने इशारों में अमेरिका को चेतावनी दी। कहा अगर मैदान पर अमेरिकी सैनिक उतरेंगे तो उनका सामना रूस के चेचन लड़ाके करेंगे। यही है चेचन लड़ाके जो आप देख रहे हैं। इधर इजराइल लेबनान वार्ता में भी अड़ंगा लग गया है। वॉशिंगटन में आज दोनों के बीच अहम मीटिंग होनी है और उससे पहले हिजबुल्लाह ने तुर्की में यूएस बेस पर अटैक कर दिया और वॉशिंगटन मीटिंग को हिजबुल्लाह ने बेतुका बताया। साथ ही उसने लेबनान को इस मीटिंग में नहीं शामिल होने के लिए कहा है। यानी शांति के पहले के बीच दोनों घटनाएं बड़ी बाधा बनकर उभर रही और दर्शकों अभी शांति होने भी नहीं वाली है। सुनिए जरा एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। सऊदी अरबिया का शाही परिवार इस बात को मानता है कि ईरान की इस्लामिक रिजीम के विरुद्ध बूट्स ऑन द ग्राउंड्स के ऑपरेशन के सिवा कोई विकल्प नहीं है। इस ईरान की जो इस्लामिक रिजीम का उसी तरीके का हश्र होना चाहिए जैसा कि सद्दाम हुसैन की रिजीम का 2003 में हुआ था। जाहिर है कि सऊदी अरबिया और ईरान के बीच में एक इंटेंस राइवलरी रहती है। दोनों के बीच में एक शिया सुन्नी का एक गहरा मतभेद रहा है जो सऊदी अरबिया का जो की सरकार है वो ईरान की इस्लामिक रिजीम को अपने लिए खतरे के तौर पर देखती है, उसे एक अपने प्रतिद्वंदी के तौर पर देखती है और वो इस बात की मंशा रख सकती है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल को ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है उसे बदलना चाहिए। तो ऐसी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। ये जो रिपोर्ट है कि सऊदी अरबिया का शाही परिवार ऐसा सोचता है उसमें सच्चाई हो सकती है। लेकिन दर्शकों, रणनीतियां धीरे धीरे बदल रही हैं और हर देश अपने हिसाब से काम कर रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूं आज चीन में क्या हुआ। चीन में आप देखिए, चीन के राष्ट्रपति से यूएई के प्रिंस की मुलाकात हुई। जंग के बीच चीन जाना कि बहुत बड़ा संकेत है दर्शकों। अब इधर यूएई चीन पहुंचा और चीन इधर डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दे रहा है। सुनवाइए जरा शी जिनपिंग क्या कह रहे हैं। चीन सिद्धांतवादी और समझदार देश है। हम तानाशाही को परास्त करेंगे। हम आपके साथ खड़े रहेंगे और इतिहास के सही पक्ष में रहेंगे। हम जंगल के कानून का विरोध करेंगे, सच्चे बहुपक्षवाद को कायम रखेंगे, विश्व शांति की रक्षा करेंगे और दादागिरी के खिलाफ खड़े होंगे। यूएई को बुलाया, ट्रंप को धमकी दी और अब रूस के मंत्री भी पहुंच गए चीन। सरगेई लावरोव पहुंचे। दर्शकों आज देखिए, फुल फ्रेम दिखाई तस्वीर को। बीजिंग में कुछ पक रहा है दर्शकों जो शायद युद्ध के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। दर्शकों, दरअसल चीन भी जानता है कि अगर यह युद्ध बढ़ा तो ऊर्जा संकट दुनिया में पैदा होगा, आर्थिक संकट दुनिया में आएगा और तीसरा विश्व युद्ध बहुत ज्यादा घातक होगा। इसलिए चीन तैयारी कर रहा है दर्शकों युद्ध रुकवाने की। आपको बता रहा हूं मैं, देख रहे हैं आप, जिनपिंग सभी से कह रहे हैं रुक जाइए। युद्ध पर पहली बार चीन के राष्ट्रपति सार्वजनिक तौर पर बोले हैं। जिनपिंग ने यूएस और ईरान के बीच शांति समझौते के संकेत दिए हैं। दावा है कि जिनपिंग ने शांति प्रस्ताव के 4 फॉर्मूले तैयार किए हैं। चीन के राष्ट्रपति का मानना है कि इसी से खाड़ी में शांति आएगी। बीजिंग में जिनपिंग ने कहा संवाद के जरिए ही शांति आ सकती है और जिनपिंग ने अमेरिका की दादागिरी वाली नीति की आलोचना भी की है। कहा ताकतवर देशों को संयम बरतना चाहिए, हमले रोक देने चाहिए। अपने भाषण में शी जिनपिंग ने जंगल राज का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा दुनिया दोबारा जंगल राज की तरफ नहीं लौट सकती है। जिनपिंग ने कहा ईरान की शासन को मान्यता देने से ही बात संभव है और ईरान से जिनपिंग ने हमले रोककर बातचीत करने की अपील की है। अब जिनपिंग ने खाड़ी देशों को साजिश में शामिल नहीं होने की भी सलाह दी है।
का एक दूसरे पर हमला करना स्थिति को और ज्यादा बिगाड़ देगा। चीन के राष्ट्रपति ने कहा, दबाव डालकर शांति नहीं लाई जा सकती। चीन की सुलह की यह पेशकश दुनिया को राहत दे सकती है दर्शकों, क्योंकि पिछली बार चीन के कहने पर ही ईरान बातचीत की टेबल पर पहुंचा था और अब चीन एक बार फिर से सुलह कराने की कोशिश में लगा हुआ है। सुनिए एक्सपर्ट क्या कहते हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बहुत ही महत्वपूर्ण बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि विश्व में जो जंगल राज चल रहा है उसको ऑर्डर में लाना पड़ेगा। यानी जो टूटता हुआ ग्लोबल ऑर्डर है उसमें रूल बेस्ड वर्ल्ड की प्राधान्यता होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के सारे देशों को मिलकर आपसी संबंधों में जो तनाव है उसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। शी जिनपिंग ने यह भी कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वह भी चीन को एक रचनात्मक रोल अदा करने के लिए तैयार हैं। अगर दुनिया के देश चाहें, खासतौर से अगर अमेरिका चाहे, ईरान चाहे, तो चीन भी मध्यस्थता की भूमिका को निभा सकता है। अब दर्शकों बड़ी बात क्या है, ये युद्ध यूरेनियम के लिए शुरू हुआ और उसी को लेकर अब भी स्थितियां साफ नहीं है कि यूरेनियम है कहां। लेकिन अब खबर यह है, रूस कह रहा है ईरान से कि यूरेनियम हमें दे दो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। और चेचन लड़ाके भी पुतिन ने कह दिया हम भेज देंगे। अगली तस्वीर दिखाइए, क्योंकि यूरेनियम को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए। इधर रूस की तरफ से बाकायदा बयान भी सामने आ गया है, वो आपको सुनवा देता हूं, सुनवाइए जरा। ये ऑफर आज भी मेज पर है, बस इस पर अमल होना बाकी है। ये ऑफर आज भी मेज पर है, बस इस पर अमल होना बाकी है। यानी रूस भी सामने आ गया मध्यस्थता के लिए। चीन आया, रूस आया, अब किम जोंग भी आ गए। किम जोंग जो लगातार माने जाते हैं कि कभी भी किसी पर भी हमला कर सकते हैं, वो भी कह रहे हैं शांति रखें। सुनिए जरा किम जोंग क्या कह रहे हैं। मैं किसी भी समय अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बैठक करने और ईरान के साथ मध्यस्थता के प्रयास करने के लिए हमेशा तैयार हूं, ताकि ऐसा समाधान निकाला जा सके जिसका अंतर्राष्ट्रीय समुदाय स्वागत करे। विश्व में शांति हमारा प्रमुख लक्ष्य है। दुनिया अस्थिरता से तंग आ चुकी है। अब जबकि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया शांति समृद्धि के पथ पर अग्रसर हैं, मैं दक्षिण कोरिया और अन्य देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभियान चलाना चाहता हूं और मैं अपने आसपास अन्य देशों के हथियारों की तैनाती की अनुमति नहीं दूंगा। अब दर्शकों जरा समझिए कैसे एक के बाद एक हर देश चाहता है कि हम मध्यस्थता कराएं। और अब तो फौज खड़ी हो गई है, चीन, रूस और तो और किम जोंग भी आ गए। लेकिन यूरेनियम को लेकर रूस ने जो कहा है उसे समझना चाहिए। जिस ईरानी यूरेनियम पर डोनाल्ड ट्रंप की नजर है, अब उस यूरेनियम को रूस भी पाना चाहता है। रूस इसे अपने पास सुरक्षित रखने को तैयार है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने यह प्रस्ताव दिया है। उन्होंने कहा यह प्रपोजल काफी समय से मेज पर है, टेबल पर है, लेकिन अभी तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। रूस का मानना है कि अगर ईरान ऐसा करता है तो इससे न केवल परमाणु हथियारों की चिंता कम होगी, बल्कि तनाव को भी कम करने में बड़ी मदद मिलेगी। हालांकि इस प्रस्ताव पर ईरान ने अब तक चुप्पी साधी हुई है और ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को अपना अधिकार मानता है। ईरान के पास 10 से ज्यादा परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम है और इसी वजह से वो यूरेनियम को देश से बाहर नहीं भेजना चाहता, जबकि डोनाल्ड ट्रंप इसी यूरेनियम को सबसे बड़ा खतरा दुनिया के लिए मानते हैं और ईरान 5 साल तक अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम सस्पेंड करने को तैयार है। लेकिन अमेरिका इसे छीनने या पूरी तरह से हटाने पर अड़ा हुआ है। यही कारण है कि बातचीत की मेज पर पंगा हो जाता है और इसी तनातनी के बीच किम जोंग भी कह रहे हैं कि भाई मैं शांति करा देता हूं, आपसे नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने कहा अस्थिरता से दुनिया परेशान हो चुकी है, इसलिए वो ट्रंप और खलीफा के बीच मध्यस्थता कराने को तैयार हैं। आप सोचिए, किम जोंग तक आ गए लेकिन युद्ध खत्म नहीं हो रहा है। सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। पुतिन साहब ने कहा है और ये हमें इंडिकेशंस मिले हैं कि जो एनरिच यूरेनियम ईरान का है वो मैं रूस में ले जाऊंगा, वहाँ रहेगा। इसका मतलब अब ईरान उस यूरेनियम को, एनरिच यूरेनियम का प्रयोग नहीं कर सकता परमाणु हथियार बनाने के लिए, जो इजराइल को सबसे बड़ा खतरा था। नॉर्थ कोरिया ने भी कहा है कि मैं भी इस मध्यस्थता में काम करूंगा क्योंकि मैंने भी ईरान को काफ़ी मदद की है। इन रिटर्न क्या मिलेगा? मेरा मानना है कि पुतिन साहब प्रेसिडेंट ट्रंप से कहेंगे कि अब आप ईरान को ठोकना बंद
बंद कर दीजिए, क्योंकि परमाणु हथियार बनाने की संभावना अब बिल्कुल नहीं है उनके पास। सो ये एक जीत होगी व्लादिमीर पुतिन की। ट्रम्प साहब बड़े खुश हो जाएंगे और इन रिटर्न बदले में पुतिन साहब कहेंगे कि यूक्रेन को भूल जाओ, मैं उसको निगल जाऊंगा। ट्रम्प साहब स्वीकार करेंगे। दर्शकों, ये जंग कहां पर हो रही है? जंग हो रही है समंदर में, और उसकी वजह से हम पर बहुत असर पड़ रहा है। और दर्शकों, उसका कारण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फंसे जहाज। धीरे धीरे भारत के जहाज आ रहे हैं, लेकिन अब सवाल ये, सिलेंडर की किल्लत कम होगी या फिर बढ़ेगी? अगली तस्वीर दिखाइए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि सरकार ने कहा है पीएनजी और इंडक्शन पर आप शिफ्ट हो जाएं। एलपीजी जितना कम हो सके उतना कम यूज करें, और आप क्या करें? पीएनजी का इस्तेमाल करें और इंडक्शन का इस्तेमाल करें। लेकिन दर्शकों, सरकार ने ये क्यों कहा है, क्या कहा है? आइए जरा मैं आपको विस्तार से समझाता हूं, क्योंकि ये आपके काम की खबर है, हर गृहिणी को देखनी चाहिए। संकट के बावजूद देश में गैस और तेल की सप्लाई जारी है। भारत सरकार संकट पर दूरदर्शी योजना पर काम कर रही है। आपको बताऊं मैं, सरकार पीएनजी और इंडक्शन शिफ्टिंग पर जोर दे रही है। पश्चिम एशिया तनाव के बीच सरकार ने लोगों से अपील की है। कहा पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी और इंडक्शन का इस्तेमाल बढ़ाएं। हालांकि देश के किसी एलपीजी एजेंसी के पास गैस की कमी नहीं है। हॉर्मूज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए प्लान पर काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ना जाने कब तक युद्ध चलेगा। और पीएनजी पाइपलाइन के जरिए सीधे आपके घर तक गैस आती है। इसमें बुकिंग करने या सिलेंडर लाने का कोई झंझट नहीं होता, सब कुछ खत्म। पीएनजी में उतना ही भुगतान करना होता है जितनी आपने खपत की। पीएनजी सबसे साफ जलने वाले ईंधनों में से एक है और प्रदूषण भी कम होता है। ऐसे में इंडक्शन को लेकर भी कहा जा रहा है कि कम वक्त में खाना तैयार हो जाता है, आप उसका भी इस्तेमाल करें जैसे यहां हो रहा है। इसमें गैस लीक जैसी कोई समस्या नहीं है। इंडक्शन इलेक्ट्रिक है और इसीलिए कहा जा रहा है कि आप इन दोनों पर निर्भरता बढ़ाएं। सुनिए, सरकार की तरफ से यह बयान दिया गया है, आपको सुनवाता हूं। एलपीजी ऑल्सो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी, जहाज के रास्ते में बाधा के बावजूद हम घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई कर रहे हैं। सप्लाई का प्रतिशत अभी 70 के करीब है और यह युद्ध के दबाव की वजह से है। इसलिए हम उपभोक्ताओं और आम लोगों से पीएनजी और इंडक्शन का इस्तेमाल करने का आग्रह करते हैं। 70%। दर्शकों, यहाँ पर दुनिया युद्ध से परेशान है। यहाँ पर दुनिया ये सोच रही है कि रास्ता नहीं खुलेगा तो क्या व्यापार ठप हो जाएगा, आर्थिक नुकसान होगा। लेकिन पाकिस्तान में अलग ही चल रहा है माहौल। वार्ता करा ली इतनी बड़ी, दुनिया में कहा कि हम शांति कराएंगे, लेकिन वो भी उधारी में कराइए। दर्शक, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। दिखाइए जरा पहली तस्वीर, ये आप देखिए। इस्लामाबाद में वार्ता हुई जो फेल हो गई, लेकिन इस वार्ता के बाद पाकिस्तान की पोल खुल गई। सोचिए दर्शकों, आप बिल तक नहीं भरा और देखिए वहां पर क्या हुआ, कैसे गंदगी फैलाई गई, वो भी जरा सुन लीजिए, आप सुनवाइए। 1200 chicken? Yes. Are you waiting for chicken as well? I need to. It's 93,243. आसिफ से 246 कितनी देर में दे सकते हैं? देना बस यार, गेस्ट आ गए हैं, वेट कर रहे हैं। 227 में तो अब गेस्ट स्टे कर रहा है। 248 भी रेडी नहीं है। 245 रेडी है? दे दे 245 दे दे। Smells like a smoking room. What does $300 get you at Pakistan's nicest hotel? Get you tons of water on the floor. There's. अब आपको दिखाते हैं दर्शकों, जहां पर खाने पीने की दिक्कत है, गैस की दिक्कत है, पेट्रोल की दिक्कत है, वहां एक रोटी के लिए लड़ाई हो जाती है तो होटल का बिल पाकिस्तान कहां से चुकाता है? शांतिदूत बनने की कोशिश करने वाले कंगालिस्तान की हकीकत सामने आ गई है। जिस होटल में जेडी वेंस और ईरान का प्रतिनिधिमंडल रुका था, वार्ता के बाद शहबाज की सरकार उस होटल का बिल तक नहीं दे पाई। पाक इंटरनेशनल बेइज्जती होते देख होटल के मालिक ने दरियादिली दिखाते हुए खुद सारे बिल चुका दिए। सवाल ये कि जिस वार्ता का खर्च उठाने के लिए पाकिस्तान के पास पैसे नहीं थे, उस वार्ता को लेकर इतना ढिंढोरा क्यों पीटा गया? कंगालिस्तान की हकीकत पूरी दुनिया जानती है। Smoking room. What does $300 get you at Pakistan's nicest hotel? Get you tons of water on the floor. There's.
जहां आटे और बिरयानी के लिए लोग जान देने पर उतारू हैं, उस मुल्क को डुबोने से कौन बचा सकता है? सुनिए शहबाज खुद कैसे कंगालिस्तान की हकीकत बयां कर। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, वार्ता जहां जिस होटल में हुई है उस होटल का बिल तक नहीं दिया। सोचिए आप ये क्या वार्ता कराएंगे। जूम इन कर लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान शांति वार्ता को लेकर बड़े बड़े दावे कर रहा है दुनिया भर में, और इधर वार्ता फेल होते ही मुल्क की सच्चाई सामने आ गई है। ये कंगाल पाकिस्तान की सच्चाई सुन लीजिए आप। जिस होटल में जेडी वेंस और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल रुका हुआ था, उसी वार्ता के बाद पाकिस्तानी सरकार होटल का बिल नहीं दे पाई। खबर यह है दर्शकों कि होटल के मालिक को खुद अपनी जेब से बिल भरना पड़ा। देख रहे हैं आप, इधर लड़ रहे हैं शहबाज और मुनीर। पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स में भी इसकी पुष्टि हुई है, चर्चा भी हुई है। और जेडी वेंस इस्लामाबाद के इसी सेरेना होटल में रुके थे। यही है वो होटल जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और वार्ता खत्म होने के बाद होटल का बिल चुकाया नहीं गया। बिल को लेकर स्थिति इतनी बिगड़ गई कि होटल मालिक को दखल देना पड़ा। खबर यह है कि पाकिस्तान को बेइज्जत होने से बचाने के लिए होटल मालिक ने खुद बिल का वहन किया, और इससे साफ हो गया कि पाक ने उधारी में अपनी वार्ता कराई। और जिस वार्ता को लेकर इतना माहौल बनाया जा रहा था दुनिया भर में, उसी वार्ता के लिए पाक सरकार के पास पैसे नहीं थे। यानी इस खुलासे के बाद पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। जिस कार्यक्रम पर पूरी दुनिया की नजर थी, पाकिस्तानी सरकार उस कार्यक्रम का खर्चा तक उठाने में सक्षम नहीं थी, और पाकिस्तान को अप्रैल खत्म होने तक यूएई को भी कर्जा वापस करना है। खबर यह है कि पाक को यूएई को 29,000 करोड़ रुपए देना है। यानी पाक ने अब सऊदी और कतर से 46,500 करोड़ का कर्ज लिया है, और वो यूएई के साथ साथ तेल के पैसे चुका सके इसलिए पैसे लिए हैं। यानी हर जगह सिर्फ और सिर्फ उधारी चल रही है, और यही पाकिस्तान में चल रहा है। सुन लीजिए वहां के सांसद क्या कहते हैं। जब जंग लगी हुई है तो आप किस अंदाज में चला रहे हैं जनाब स्पीकर? मैं एक आम पाकिस्तानी के लेवल पे जाकर आपसे मुखातिब हूं। पंजाब के अंदर 30% लोग एक वक्त की रोटी खा रहे हैं। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं, पंजाब के अंदर जो हालिया सर्वे हुआ है उसके तहत पंजाब के अंदर 30% लोग एक वक्त का खाना खा रहे हैं जो 3 वक्त का खाना खाते हैं। जिस प्रकार से 21 घंटे के बातचीत और कम्युनिकेशन होने के बाद से जिस प्रकार से जेडी वेंस की एक डेलीगेशन आया था और ईरान के स्पीकर का डेलीगेशन आया और इस्लामाबाद में जो बैठक हुई और उसमें जिस तरीके से इन सारे मुद्दों को पे जो विफलता मिली, उससे कहीं न कहीं पाकिस्तान पूरी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय जगत में एक्सपोज हो गया। और आज जिस तरीके से जो मीडिया और खास करके सोशल मीडिया से जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि उस होटल के जो खर्च थे, क्योंकि पाकिस्तान ने जो होस्ट किया था, वो लगभग 50 करोड़ के बिल बने हैं। और अभी जिस प्रकार से वहां की सिविलियन गवर्नमेंट शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ मुनीर आपस में इस चीज को लेकर संघर्ष कर रहे हैं कि बिल कौन पे करेगा। अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति क्या है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, इधर पाकिस्तान उलझा हुआ है, इधर पाकिस्तान की हालत बहुत ज्यादा खराब है। और ऐसी हालत खराब हो गई है पाकिस्तान की कि एक तो उसे देशों को पैसे भी देने पड़ रहे हैं, और जिनसे वादा कर दिया है कि मैं आपको सुरक्षा दूंगा, वहां पर भी कुछ कर नहीं पा रहा है। अब दावा यह कि पाकिस्तान के फाइटर जेट सऊदी पहुंच गए। सऊदी बेस की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। दावा किया जा रहा है कि यहां पर पाकिस्तान ने अपने हथियार पहुंचाए, अपने जेट्स पहुंचाए। अब इसी को लेकर दुनिया भर में चर्चा शुरू हो गई। आपको बताता हूं दर्शकों, सऊदी और पाकिस्तान के बीच में डील हुई थी, लेकिन इस डील को लेकर पाकिस्तान फंस गया है दर्शकों। ऐसे दावे किए जा रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। इधर पाकिस्तान कितनी तैयारी कर ले, भारतीय तैयारी पूरी है जंग को लेकर। फुल फ्रेम दिखाइए। लेकिन दर्शकों इसे समझिए जरा, सऊदी किसी के साथ खड़ा नहीं होगा। सऊदी जहां है वहीं रहेगा, और पाकिस्तान की दिक्कत बढ़ने वाली है। और ऐसी दिक्कत बढ़ने वाली है कि पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा। कैसे, आइए जरा समझाता हूं। पाक सऊदी के डिफेंस डील पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ दर्शकों। पाकिस्तान में समझौते के कुछ जरूरी दस्तावेज लीक हो चुके हैं। ड्रॉप साइट की न्यूज रिपोर्ट में यह दावा किया गया है
अगर सऊदी अरब पाकिस्तान से सेना भेजने को कहता है तो पाकिस्तान को हर कीमत पर सेना भेजनी होगी, लेकिन अगर पाक पर कोई हमला हुआ तो सऊदी अरब सेना भेजने के लिए मजबूर नहीं होगा। लीक दस्तावेज से साफ है कि पाक सऊदी की रक्षा करने को मजबूर है और दस्तावेज में ऐसा कोई साफ क्लॉज नहीं बनाया गया है जो सऊदी अरब को पाकिस्तान की रक्षा के लिए मजबूर करे। सितंबर 2025 में पाक और सऊदी के बीच डिफेंस डील हुई थी और ईरान में जंग के बीच पाक ने अपने फाइटर जेट सऊदी भेज दिए हैं। दावा है कि पाक के 13,000 सैनिक भी सऊदी पहुंच गए। अगर ईरान ने फिर सऊदी अरब पर अटैक किया तो पाकिस्तान ईरान पर पलटवार कर सकता है। लीक दस्तावेज ने पाक सेना की पोल खोल दी है। पाकिस्तान की सेना किराए की सेना है। जो भी देश कंगाल मुल्क को पैसा देगा, पाक सेना उस मुल्क के लिए लड़ने को तैयार हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो दिक्कत बढ़ेगी, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच अगर जंग होती है तो सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद करने के लिए बाध्य नहीं होगा। सुनिए जरा एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। दौड़े दौड़े गए ये यूनाइटेड अरब अमीरेट की धमकी के बाद पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के पास मेरे आका पैसे दो कटोरा शरीफ तो कटोरे लेके भीख मांगने के लिए मशहूर है। तो उसने कहा ठीक है, मैं $5 अरब देता हूं, $3.5 अरब वापस कर दे यूनाइटेड अरब अमीरेट के। अब तुम टोटल मेरा चमचा है, तूने मेरे से डील साइन करी थी कि अगर कोई हमला होता है सऊदी अरेबिया पे तो वो पाकिस्तान पे हमला माना जाएगा। तो साहब जरा यहाँ पे 13,000 फौज भेज दो और 10 F-16 और कुछ JF-17 जहाज जरा यहाँ पहुंचा दीजिए चुपचाप से। मतलब ईरान पे वो हमला करने की तैयारी करने अपनी फौजें वहां भेजनी है। ईरान पे हमला करेगा और ईरान के साथ मध्यस्थता करेगा। हमें तो ये विरोधाभास समझ नहीं आया कि ये कर क्या रहे हैं। ये वाकई बख्शी साहब ठीक कह रहे हैं, समझ से परे ये कर क्या रहे हैं। ये विरोधाभास की स्थिति है। ये क्यों कर रहे हैं दर्शकों, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि ये देश में पिट रहे हैं। ये देखिए, BLA ने समंदर के अंदर पाकिस्तानियों को मारा। फुल फ्रेम दिखाइए। सोचिए, सैनिकों को मारा और इधर देखिए 3 सैनिकों को 9 सैनिकों को कैसे मारा है दिखाते हैं आपको। फुल फ्रेम दिखाइए। दर्शकों, यही पाकिस्तान की हालत है, इसलिए वो इससे उभर नहीं पा रहा। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और आज एक और बड़ी खबर दर्शकों, सियासत में बड़ा नाम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और नए मुख्यमंत्री का चयन हो गया है। पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में बना है। अंदर की कहानी आपको बताता हूं। पहली तस्वीर दिखाई आज। ये देखिए आप, शिवराज सिंह चौहान पहुंचे पर्यवेक्षक के तौर पर और सम्राट चौधरी विधायक दल के नेता चुने गए। एमएन सुनाइए। आपको दिखाते हैं, बिहार में सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। विधायक दल के नेता चुने गए, उसके बाद सीधे राज्यपाल से मुलाकात की। देख रहे हैं सम्राट चौधरी हैं, शिवराज सिंह चौहान बैठे हुए हैं, ललन सिंह वहां पर हैं और राज्यपाल से सरकार बनाने का दावा पेश किया। उसके बाद की स्थिति दिखाता हूं आपको। बिहार में आतिशबाजी हो रही है और बीजेपी के सीएम को लेकर जश्न मनाया जा रहा है। फुल फ्रेम दिखाइए। दर्शकों, सबसे पहले आपको बताता हूं कि पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, कैसे फैसला हुआ है। और यह फैसला चौंकाने वाला नहीं था, उम्मीद थी सम्राट चौधरी ही बनेंगे। बिहार में कल नया इतिहास लिखा जाने वाला है। राज्य में पहली बार बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार बनेगी। पूर्व डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे।
बीजेपी के बाद एनडीए विधायक दल ने भी उन्हें अपना नेता चुन लिया है। सम्राट चौधरी को गवर्नर ने कल शपथ के लिए आमंत्रित किया है। बुधवार सुबह 11 बजे सम्राट चौधरी शपथ लेंगे मुख्यमंत्री के तौर पर और पटना के लोक भवन में सम्राट सरकार का शपथ ग्रहण होगा। सम्राट के साथ कौन मंत्री बनेगा, ये तस्वीर साफ नहीं है। आपको बताएं दर्शकों, सम्राट चौधरी को क्यों बनाया गया समझिए। सम्राट चौधरी अभी 56 साल के हैं, 7 बार सांसद रह चुके हैं और विधायक भी रहे हैं। 2 बार बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, यानी अनुभव है। और सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के इस समय अध्यक्ष भी हैं। पार्टी ने उन्हें विधायक दल का नेता भी बनाया था। आरजेडी से शुरुआत की थी उन्होंने अपनी राजनीति की, फिर जेडीयू में गए और फिर बीजेपी में आए। सम्राट चौधरी 9 साल पहले 2017 में बीजेपी में शामिल हुए हैं और अब उन्हें मुख्यमंत्री बनने का भी मौका दिया गया है। सुनवाते हैं उनके ऐलान के बाद क्या कहा। आज भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल के नेता के लिए आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी ने आदरणीय सम्राट चौधरी जी का नाम प्रस्तावित किया। विजय कुमार सिन्हा जी द्वारा प्रस्तावित सम्राट चौधरी जी के नाम का प्रस्ताव का समर्थन किया और पूरे हमारे विधायक दल ने, विधानमंडल ने सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी जी के नाम का समर्थन किया और ये मेरे लिए जीवन में भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम करने का मौका दिया, मैं ये कह सकता हूं कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर लगभग 30 साल से काम कर रहा हूं, लेकिन पहले कोई विचारधारा नहीं था साथी। मैं इस पार्टी में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचारों से इस पार्टी के साथ जुड़ा, आदरणीय कैलाश जी के साथ भी कुछ समय तक के लिए काम किया था। 2015 के चुनाव से लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता रहा। स्वर्ण समाज के गरीबों सभी के बीच में जो लगातार सबका साथ सबके विकास का सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उस सपने को साकार करना है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, जो लोग बिहार के रहने वाले हैं और जिन लोगों ने नीतीश कुमार की सत्ता देखी है, वो उन्हें याद कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने आज इस्तीफा दे दिया है। कई लोगों ने उनकी याद में कई संदेश भी लिखे हैं कि नीतीश कुमार बिहार की जनता को बहुत याद आए। लेकिन दर्शकों आपको बताता हूं मैं, सम्राट चौधरी बहुत बड़ा नाम बन गए हैं। कैसे बने वो ये बड़ा नाम, आइए जरा आपको अंदर की खबर बताता हूं। बिहार के अगले सीएम को लेकर सुबह तक सस्पेंस बना हुआ था। सभी को लग रहा था बीजेपी कोई नया नाम लेकर आएगी और बाकी राज्यों की तरह बिहार में भी सरप्राइज देगी, क्योंकि सम्राट कई दलों में रह चुके थे, संघ से भी कोई नाता नहीं था। इसलिए बीजेपी में भी अंदर खाने दबाव था कि कोई खाटी भाजपाई सीएम बने। लेकिन बिहार के सियासी हालात एक्सपेरिमेंट से उसे रोक रहे थे। आखिरकार बीजेपी की बैठक में उनके नाम पर मोहर लगी। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की कई वजहें हैं दर्शकों, समझाता हूं आपको। पहली वजह, बीजेपी ने उन्हें इसके लिए तैयार किया था। पिछले 9 साल से पार्टी उन्हें लगातार आगे बढ़ा रही थी। सम्राट चौधरी की उम्मीदों पर वो खरे उतरे भी और सम्राट का लंबा राजनीतिक अनुभव है दूसरा कारण समझिए। 1990 के दशक से वो राजनीति में एक्टिव रहे हैं। अलग अलग सरकारों में कई बार मंत्री भी रहे हैं। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी सियासी रही और बिहार को समझते हैं। उनके पिता और माताजी भी सांसद विधायक रहे हैं। और तीसरा बड़ा कारण, लवकुश समीकरण ने भी उनकी चुनौती और बढ़ाई नहीं है, उनको आगे निकलने में मदद की है। लवकुश यानी कुर्मी और कुशवाहा। नीतीश कुमार कुर्मी थे और अब बारी कुशवाहा की थी, क्योंकि कुर्मी और कुशवाहा एनडीए को भर भर के वोट देता है। अब समझिए, नीतीश को हटाने के बाद सम्राट को सीएम बनाना जरूरी था। उन्हें सीएम नहीं बनाया जाता तो गलत संदेश चला जाता, क्योंकि सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं और नीतीश भी चाहते थे कि सम्राट चौधरी ही सीएम बने। और चुनावी सभाओं में कई बार वो इस ओर इशारा भी कर चुके हैं। बीजेपी ने नीतीश की भावनाओं का भी सम्मान किया दर्शकों, क्योंकि बिहार में अभी नीतीश को लेकर भावुक माहौल है।
ऐसे में पार्टी कोई सियासी रिस्क लेना ही नहीं चाहती है, इसलिए सम्राट चौधरी को बनाया गया है। तो ये कारण मैंने आपको सुनवाए हैं और सुनवाते हैं आपको लोग और राजनीतिक नेता क्या कह रहे हैं। और बिहार में जिस प्रकार से माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास को कई आयाम जोड़े पिछले 20 वर्षों में, अब उस आयाम को नया मुकाम पर पहुंचाने का काम सम्राट चौधरी को मिला है। 20 साल बीजेपी भी साथ में राज किया, बिहार का खजाना खाली है, इंडस्ट्री नहीं है, कारखाने नहीं है, पढ़ाई दवाई में फेल है, बेरोजगारी चरम पर है, पलायन अधिक है, सबसे गरीब राज्य बिहार है। 20 साल राज करने के बाद भी ये स्थिति है। ये स्वाभाविक है, ये नीतीश कुमार जी ने प्रस्ताव दिया और उन्होंने सम्राट जी का नाम एनडीए के लिए घोषित किया। सभी अध्यक्षों ने, जीतन राम मांझी जी ने, सारे लोगों ने समर्थन किया और ये एक नए उनके नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही बिहार चलेगा और सम्राट चौधरी जी ने भी यही कहा। सम्राट चौधरी जी युवा हैं, बिहार को आगे बढ़ाएंगे। नीतीश कुमार जी ने जो विकास की गाथा लिखी है उस लीक को भी आगे बढ़ाएंगे और नरेंद्र मोदी के सपनों का विकसित बिहार बनाएंगे। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। सैलरी को लेकर और कई समस्याओं को लेकर श्रमिक उत्तर प्रदेश में सड़कों पर आ गए, लेकिन अब कहा जा रहा है ये चुनावी साल में बहुत बड़ी साजिश है। पहली तस्वीर आपको दिखाता हूं। कल मैंने आपको दिखाया था, प्रदर्शन हुआ था, आज भी देखिए आप, नोएडा में जबरदस्त आगजनी हुई है, प्रदर्शन हुआ है। फुल फ्रेम दिखाइए जरा, कैसी तोड़फोड़ की गई है। कई पुलिस वालों को भी गंभीर चोट आई। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं, ये तस्वीर आप देखिए जरा, कैसे पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया जा रहा है। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। अब ये देखिए दर्शकों, सेक्टर 121 में भी आज जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। फुल फ्रेम दिखाइए तरह से। वहाँ पे भी भैया सैलरी के ऊपर ड्रामा हो रहा है। लेकिन दर्शकों पुलिस एक्शन में है और जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी भी शुरू हो गई है। दिखाइए जरा। जाओ बैठो ऊपर, चलो 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 बेटा अंदर हो जाओ। जाओ बैठो ऊपर, चलो चलो बेटा अंदर हो जाओ। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं कि आखिर उत्तर प्रदेश में यह प्रदर्शन लगातार क्यों चल रहा है, जबकि सरकार मांग भी मान चुकी है। नोएडा में आज दूसरे दिन भी बवाल हुआ। नोएडा के सेक्टर 70 और 80 में प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर और नारेबाजी की। सोमवार की तरह आज भी पुलिस पर पत्थर फेंके गए। इस दौरान पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। भीड़ ने 2-3 जगह पर पुलिस की गाड़ियों को भी पथराव किया और आग लगा दी। हालांकि पुलिस ने थोड़ी देर में ही हालात पर काबू पा लिया। ये प्रदर्शन तब हो रहे हैं जब उनकी मांगें मान ली गई हैं। सरकार ने देर रात उनकी सैलरी बढ़ाने का ऐलान किया। वीकली ऑफ यानी वीकली छुट्टी और ओवर टाइम में डबल सैलरी की घोषणा की। यहां तक कि सरकार ने बोनस देने की तारीख भी फिक्स कर दी है। बावजूद इसके नोएडा में दूसरे दिन भी हिंसक प्रदर्शन होते रहे। हालांकि आज दोबारा प्रदर्शन के बाद पुलिस ने सख्ती बढ़ाई है। करीब 300 की संख्या में प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। नोएडा पुलिस ने बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में भी लिया। गौतम बुद्ध नगर के अलग अलग थानों में 7 एफआईआर दर्ज की है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं। पीएसी और आरएएफ की 15 कंपनियां नोएडा में तैनात की गई हैं। पूरे इलाके में सीसीटीवी और ड्रोन से नजर रखी जा रही है। पिछले 2 दिन में 80 से ज्यादा जगह पर हिंसा हुई। 500 से ज्यादा प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाया गया। 150 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और
50 से ज्यादा गाड़ियों में आग लगाई गई है। ये हालात बने हुए हैं। दर्शकों सुनिए जरा पुलिस की टीम क्या कहती है। हमारे द्वारा 7 FIR दर्ज करके 300 से अधिक लोगों को अरेस्ट किया गया है। इसमें कुछ उकसाने वाले प्रेरक तत्व भी हैं, वो भी शामिल किए गए हैं। कुछ सोशल मीडिया अकाउंट से जो गलत अफवाहें या भ्रामक सूचनाएं फैला के मजदूरों को वायलेंस करने के लिए इंसाइट किया जा रहा था, उनकी धाराओं के FIR लिखते हुए उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। इस पूरे मामले में कुछ ऐसे लोग और ग्रुप सामने आए हैं। अब दर्शकों आपको बताते हैं कि पहले सैलरी कितनी थी श्रमिकों की और अब श्रमिकों की सैलरी कितनी हो गई है। लेकिन पहले आप ये देखिए, लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सुनिए जरा लोगों के बीच में कैसी बहसबाजी हुई, सुनवाइए जरा। मैडम आराम से भी तो कर सकती हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? तुमने कहा पत्थर मारो, तुम गाड़ी निकालो। मैडम आराम से भी तो कर सकती हो, ऐसे कोई मरा पड़ा है, मैं जाऊंगी नहीं। ऑर्डर क्या जाना दर्शकों अब फ्लैग मार्च किया जा रहा है। अगर आप किसी ने प्रदर्शन किया तो अब सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। फुल फ्रेम दिखाइए। दर्शकों अब मैं आपको बताता हूं कि पूरी तस्वीर कैसी साफ हो गई है सैलरी को लेकर। अकुशल यानी अनस्किल्ड मौजूदा सैलरी 11,313 रुपए थी, अब बढ़ा दी गई है 13,690 रुपए कर दी गई है। इसके बाद आते हैं अर्धकुशल, जो थोड़ा बहुत काम जानते हैं, स्किल्ड होते। उनकी सैलरी थी 12,445, इसको कर दिया है 15,059 रुपए। अब जो कुशल है, स्किल्ड है दर्शकों, उनकी सैलरी थी 13,940 और इसे बढ़ाकर कर दिया है 16,868 रुपए। लेकिन दर्शकों आप सोचिए, इसके बावजूद भी अभी भी दिक्कत हो रही है। सुनिए जरा। शांति व्यवस्था को मेंटेन रखें। इसके साथ साथ मैं धन्यवाद देना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी का और हाई पावर्ड कमेटी का कि श्रमिकों की जो मेन मांग थी उसे मान लिया गया है, वेतन को बढ़ा दिया गया है। इसके साथ साथ और भी कई सारे निर्देश दिए गए हैं, जैसे कि जो बढ़ा हुआ वेतन है वो जो है ससमय 10 तारीख से पहले खाते में आ जाए एक मुश्त। इसके साथ साथ सालाना बोनस नवंबर से पहले दिया जाए सभी को। जो यौन उत्पीड़न समिति है उसका गठन हो, उसके अध्यक्षता भी महिलाएं करेंगी। इसके साथ साथ जितनी श्रमिकों की शिकायतें हैं, शिकायतें पटरी पेटी भी रहेगी हर इंडस्ट्री में। लेकिन दर्शकों एक बड़ी बात है, अब कहा जा रहा है कि जब मांगे मान ली गई हैं तब प्रदर्शन क्यों हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि इसमें भी साजिश है दर्शकों। दरअसल नोएडा हिंसा के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है। युद्ध की वजह से गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम से लोग गुस्से में हैं। आपको बताएं, युद्ध की वजह से कई कंपनियों के निर्यात रुके हुए हैं, उत्पादन घट गया है। अमेरिका ईरान युद्ध का फिलहाल कोई समाधान तो दिखता नहीं है। ऐसे में कंपनीज पर दबाव है और मजदूरों में भी तनाव बढ़ गया है। संकेत हैं कि इसी मौके का फायदा उठाकर साजिश रची जा रही है। साजिश की बड़ी वजह यूपी में इसी साल चुनाव होना है दर्शकों, और इसलिए माहौल खराब कर सियासत भी की जा रही है। आपको बताएं, आशंका इसलिए भी है क्योंकि पुलिस को कोई पुख्ता सबूत मिले हैं, जिनमें सोशल मीडिया के जरिए लोगों को हिंसा के लिए भड़काया गया। सोशल मीडिया में यहां तक लिखा कि मिर्च पाउडर लेकर प्रदर्शन करना है, अगर पुलिस कोई कार्रवाई करे तो मिर्ची पाउडर से उन पर हमला किया जाए। पुलिस ने ऐसे कई व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम पोस्ट को संज्ञान में लिया है। इनमें ज्यादातर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पिछले 48 घंटे में बनाए गए हैं, जिसमें कहां, कब और कैसे प्रदर्शन करना है सब कुछ बताया गया है। आगजनी की लोकेशन और सीसीटीवी तोड़ने की जानकारी भी है। इनमें मौत और हमले की अफवाह भी वायरल करने की बात लिखी गई है। सोशल मीडिया से QR कोड के जरिए लोगों को जोड़ा गया है। खबर है कि साजिश के तार दूसरे राज्यों से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। इसको लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। सुनिए जरा नेता क्या कहते हैं। अगर कोई घटना घटी है उसके जिम्मेदार ये सरकार है, और सरकार को इसलिए मैं कहूँगा, अभी नोएडा की
जो बातचीत थी उससे कोई हल नहीं निकला। सुना ये है कि नोएडा में बड़े पैमाने पे अन्याय होने जा रहा है मजदूरों के खिलाफ। ये कितनी बड़ी विडंबना है कि भारत को जो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कहा जाता है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी कहा जाता है, हम विश्व गुरु हैं और हमारे चिराग तले इतना अंधेरा है। भाई किसका विकास हो रहा है पिछले 10-12 सालों? दर्शकों, इसको लेकर अब पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है दर्शकों स्वामी विवेकानंद से। वो कहते हैं इंसान को सुख में कभी उतावला नहीं होना चाहिए और दुख की घड़ी में कभी टूटना नहीं चाहिए। दोनों ही मेहमान की तरह होते हैं जो वक्त आने पर विदा ले ही लेते हैं। सुख में विनम्रता की पहचान होती है और इस गुण को अपना लेता है जो भी उसके घर में लक्ष्मी का वास होता है। वैसे ही दुख में जो टूटता नहीं है वही आगे चट्टान बनकर खड़ा रहता है। आप भी अपना बहुत ख्याल रखें। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ। हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।